सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक ऑर्गेनेल स्टार्ट हो चुका था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पढ़ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था। एंड गोल्जी बॉडी भी हो गया था, दो ऑर्गेनेल हो गया था। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल हमें पढ़ना है वो लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल हम लिखेंगे वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, देखिए लाइसोसोम एक सिंपल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ना मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, containing digestive enzymes, digestive enzymes, ठीक है। मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ही कंटेन करने का काम होता है इनका। जैसे कि हम बात कर रहे, देखो यहाँ पे सृजा हो गया था उतना ही, गोल्जी अपरेटस का उतना ही फंक्शन है जो हमको पढ़ना है। फंक्शन तो है और भी, लेकिन हमको बस पैकिंग और सिक्रीशन ही जानना था, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। तो लाइसोसोम्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम बता सकते हैं ये हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। एंड इसमें बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो भी एंजाइम्स है, सारे एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, जितने भी एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सारे के सारे जो है एसिडिक पीएच पे ही वर्क करते हैं। एंड इसीलिए इनको सबको मिला के कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलेजेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में। About 50 different type of enzymes, different type of enzymes एंजाइम्स का मतलब होता है वो केमिकल्स जो कि फूड पार्टिकल को तोड़ने में मदद करते हैं। About 50 different type of enzymes, एंजाइम्स का मतलब क्या हो गया भाई? एंजाइम्स का मतलब हो गया केमिकल विच हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, केमिकल्स which help in breakdown of food, breakdown of food. 50 different type of enzymes are present which are active, which are active at acidic pH,
लगभग पीएच 4 से 5 पे एक्टिव होते हैं ये। एसिडिक पीएच 10 collectively called as 10 collectively called as एसिड हाइड्रोलिसिस। इनको एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं हम लोग। एसिड हाइड्रोलिसिस। लाइसोसोम इसके अंदर प्रेजेंट, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सर एसिडिक पीएच ये नहीं समझ में आया सर। एसिडिक पीएच मतलब आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़िएगा ना, तो जैसे पीएच हम लोग बोलते हैं ना, तो पीएच 1 से लेके 14 तक होता है, जितने 7 पीएच पे न्यूट्रल होता है, जो कि पीएच मतलब वाटर का पीएच 7 होता है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है। यस सर, पीएच स्केल। हाँ, पीएच स्केल। तो सर ये लाइन क्या कह रहा है, आर एक्टिव ऑफ एसिडिक पीएच? एक्टिव मतलब कहने का मतलब है काम करेगा, कि एसिडिक पीएच पे वो काम करेगा जब पीएच एसिडिक होता है तो। देखो, नॉर्मली अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो लाइसोसोम का फंक्शन होता है भाई, जो भी फूड आइटम सेल के अंदर आता है उसको वो डाइजेस्ट करता है, एंजाइम्स को। एंड अनन्या होस्ट पीएच एंजाइम्स, होस्ट पीएच मतलब जो लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच है उस पे, मतलब लाइसोसोम के अंदर का जो मीडियम है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो फंक्शंस की हम बात करें तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि जो भी सेल के अंदर फूड पार्टिकल आता है उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का होता है। तो हम कह सकते हैं डाइजेस्ट द फूड which come inside cell, which come inside of cell, inside of cell, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो भी मान लो कि जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो गया, या हो सकता है कोई प्लास्टिड टूट गया, या हो सकता है कोई दूसरा ऑर्गेनेल जो है वो टूट गया, तो हम कह सकते हैं कि जो डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, एनगल्फ करेगा, निगलेगा और फिर वो डाइजेस्ट कर जाएगा। हम कह सकते हैं एनगल्फ एंड डाइजेस्ट the damaged cell organelles, damaged cell organelles, damaged cell organelles। हाँ बिल्कुल, हम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइसोसोम अगर मान लो कुछ ऐसा एक्सीडेंटली बर्स्ट हो जाए, फूट जाए, तो नॉर्मल केस में तो ये डैमेज सेल ऑर्गेनेल को खाता है, लेकिन अगर ये एक्सीडेंटली बर्स्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, जो लिविंग सेल का ऑर्गेनेल्स है उनको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। इसी वजह से लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है ये।
हम लिख सकते हैं accidentally if lysosome get burst inside the cell, then it digests the living cell organelle, organelles and so they are often called as, इनको क्या बोल रहे हैं, सुसाइडल बैग्स, ठीक है, कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। मतलब नॉर्मल केस में सुसाइडल नहीं है, लेकिन अगर फट जाएगा तो इसका जो एंजाइम है इसके लिविंग सेल ऑर्गेनेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, इसी वजह से इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नहीं बिल्कुल। सेल की जगह में क्या लिखे हैं इनसाइड द सेल सेकंड लाइन में? सेल सेकंड पॉइंट है इनगल्फ, ENGULF। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। वो नहीं सर, एक्सीडेंटली वाले पॉइंट में। अच्छा, एक्सीडेंटली इफ लाइसोसोम गेट बर्स्ट, BURST बर्स्ट, सर वो सेकंड लाइन में, इनसाइड द सेल देन इट डाइजेस्ट द सेल के बाद इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स। ओके सर। अच्छा, इनसाइड द सेल के बाद देन है, देन सिचुएशन कब आता है? ये सिचुएशन नॉर्मली तो हम कह सकते हैं नहीं आता है, लेकिन हो सकता है मान लो कोई मैकेनिकल डैमेज लगा, लाइसोसोम पे जर्क लगा, वो फट गया, उस केस में। सर हमारी बॉडी को हार्म होता है क्या इसके बर्स्ट करने से? नहीं, बॉडी को हार्म नहीं होगा, सेल को हार्म होगा, सेल मर जाएगा। सेल मरना बॉडी मरने में अंतर है ना। तो ये दूसरा गोल्जी बॉडी के बाद हमारा तीसरा ऑर्गेनेल था जो कि लाइसोसोम्स। चौथा हम लोग देखते हैं जो है वैक्यूल्स। इसको फिलहाल लिखिए तो। सर इसका एक और मेन फंक्शन होता है ना कि ये जो फॉर्जिन मटेरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जो हमारी बॉडी में आते हैं। हाँ, पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय करता है, ये लिख सकते हैं। छूट गया एक। सर लाइसोसोम्स का मीडियम हमेशा एसिडिक होता है, बेसिक नहीं? हाँ, नहीं बेसिक नहीं होता। हम कह सकते हैं इट engulf and destroy the pathogens entering the cell। पैथोजन कहते हैं जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे इसमें कॉमनली आपके बैक्टीरिया हो गए, आफ्टर डाइजेशन जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जो वेस्ट होगा वो निकल जाएगा,
थर्ड पॉइंट में इट के क्या बात लिखे, इट एनगल्फ लिखे है, ENGULF सर। एक बर्स्ट होगा तो एक ही जिसमें बर्स्ट हुआ ना वही सेल डाइजेस्ट होगा, बाहर नहीं डाइजेस्ट होगा। सर डन। हो गया? यस सर। यस सर हो गया। सर डन। सारे लोग लिख ले रहे हैं। सर सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोसोम्स बता दीजिए। क्या चाहिए बाबू? सिग्निफिकेंस लाइसोसोम्स। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोसोम यही है कि वो डाइजेशन कर रहा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाता है, जो डैमेज सेल ऑर्गेनेल है उसको भी डैमेज मैंने बताया है वो, एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, डैमेज सेल ऑर्गेनेल है उनको भी डाइजेस्ट करता है, जो पैथोजन इंटर करता है उसको भी डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि एक्सीडेंटली बर्स्ट कर जाएगा तो वो सुसाइडल बैग कहलाता है, इसीलिए तो वो पूरा लिविंग कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर जाता है। और क्वेश्चन है इसमें? ऑटोफेगी, ऑटोफेगी यही है सुसाइडल बैग वाला, कि अपना ही ऑर्गेनेल खा गया। डिस्कवरर ऑफ लाइसोसोम इज क्रिश्चियन डी डुवे। ठीक है, डिस्कवरर की बात करें तो डिस्कवरर जो है उसका नाम है क्रिश्चियन, पढ़ना नहीं है ऐसे, क्रिश्चियन डी डुवे, ये डिस्कवरर है। सर डिस्कवरी नोट कर ले। चाहे तो कर सकते हैं, लिख लिए तो पढ़ लीजिए। ओके सर। सर ये कैसे डिस्कवर किए थे? ये एक्चुअली देखे थे कि कोई भी फूड पार्टिकल उसके अंदर जा रहा है तो डाइजेस्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो वो देखे कि एक्चुअली कोई बैक्टीरिया जा रहा है सेल के अंदर, तो माइक्रोस्कोप में देखे कि हाँ बैक्टीरिया को वो पर्टिकुलर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, आके इनगल्फ कर लेता है एंड उसके बाद से वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जरूर उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, जिसमें क्या हुआ बाद में जाके उसको देखा गया कि वो लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम बनाता कौन है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी मिलके बनाता है। सर क्रिश्चियन के बाद क्या लिखे हैं? डी, स्मॉल डी ई, डी डुवे। और उसके बाद सर डी के बाद? डी अलग है, फिर DUVE, ड्यू या दुबे बोल सकते हैं, DUVE ड्यू। नॉर्मली द नंबर ऑफ लाइसोसोम्स वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, जिसमें डाइजेशन ज्यादा होना होता है उसमें ज्यादा होता है। नॉर्मल केस में हम 20 से 50 के बीच नंबर रखते हैं, 20 से लेके 50 के बीच में रहता है। हो गया? चलिए इरेज कर रहे, आगे बढ़ते हैं। समीर, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, एसिड्स के मिक्सचर होते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है।
जिसका भी छूटा है 1 मिनट में लिख लीजिए। ल्यूकोसाइट तो WBC को कहते हैं बाबू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट ऑर्गेनेल, वो है वैक्यूल। वैक्यूल्स की हम बात करते हैं तो ये लार्ज स्पेस होते हैं, लार्ज स्पेस कंटेनिंग वाटर। मेनली इसमें पानी भरा होता है, वाटर भरा होता है। टोटल कितना ऑर्गेनिल्स वेस्ट होते हैं? भरे होते हैं। टोटल क्या? कितना ऑर्गेनिल्स होते हैं? टोटल ऑर्गेनेल्स जो स्टैंडर्ड हमको पढ़ना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल और 4-5 पढ़ना है। ओके सर। तो देखिए, लार्ज स्पेस कंटेनिंग वाटर, वेस्ट, सॉल्ट्स इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर यही लार्ज स्पेस होता है। देखो, एंड इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये मान लो वैक्यूल है, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन को वर्ड दिया गया टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है, एंड इसमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली जो है वो वाटर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें मेनली जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ये अंदर पूरा पानी ही इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूल्स काफी ज्यादा लार्ज होते हैं प्लांट के केस में, एनिमल के केस में स्मॉल होते हैं। ठीक है, इन प्लांट सेल it is very large, एंड लार्ज होने के कारण जो इसका न्यूक्लियस होता है वो साइड में चला जाता है, एंड बहुत बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा हो सकता है कि टोटल जो वॉल्यूम है प्लांट सेल का, उसका 90% वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं प्लांट सेल के केस में। इन प्लांट सेल इट इज वेरी लार्ज एंड कैन इवन ऑक्यूपाई 90% volume of plant cell, 90% volume of plant cell। ठीक है, एंड इस वजह से न्यूक्लियस जो होता है ना प्लांट सेल में, साइड में होता है। देखिएगा फिगर में भी हम लोग, डायग्राम में भी न्यूक्लियस साइड में बनाते हैं। न्यूक्लियस इज peripheral in position, peripheral in position, peripheral in position। दूसरा, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा भी होता है, नंबर में भी ज्यादा होता है।
जनरल और एब्सेंट भी हो सकता है। प्लांट में, हाँ, प्लांट में एक चीज है कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो टिश्यू पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इन मेरिस्टेमेटिक cells, vacuoles are even absent, कम होता है, साइज में भी छोटा होता है, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई क्यों प्लांट सेल में तो नॉर्मली क्या है, बहुत बड़ा वैक्यूल है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनमें बहुत छोटा वैक्यूल पाया जा रहा है या नहीं भी पाया जाता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल तुरंत डिवाइड कर रहा है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल उतना बनता ही नहीं है। मेनली वैक्यूल जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को ही कंटेन करता है, तो इसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल उतना बन ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या है कि वैक्यूल भी हमको हो सकता है देखने को भी ना मिले। तो वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एनिमल सेल्स में हम बात करें, सर पेरिफेरल क्या होता है? क्या चीज? सर पेरिफेरल मतलब क्या होता है? नहीं सुनाई दिया मेरे को। सेल का बेस मेरिस्टेमेटिक मतलब पेरिफेरल पेरीफेरल का कहने का मतलब बाउंड्री के टुवर्ड्स। जैसे मान लो ये हम प्लांट सेल बना रहे हैं ऐसे, तो ये मेरा प्लांट सेल है, इसका सेल वॉल हो गया ऐसा, तो इसके अंदर वैक्यूल हमको ऐसा नजर आएगा एंड न्यूक्लियस यहाँ पे नजर आएगा, न्यूक्लियस साइड में, बाउंड्री के साइड। इन एनिमल सेल मतलब vacuoles are small so nucleus is central in position, nucleus बीच में होता है, central in position। अगर हम वैक्यूल के फंक्शन की बात करें, ठीक है, हम वैक्यूल के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका एक मेन फंक्शन तो ये हो गया कि ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा है, स्टोर्स वेस्ट मटेरियल्स। दूसरा ये फंक्शन हो सकता है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ये वेस्ट मटेरियल को तो स्टोर करते हैं, एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अब पूछिएगा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, लिख सकते हैं हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन भाई कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, मेंटेन सॉल्ट वाटर बैलेंस। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब होता है सॉल्ट वाटर को मेंटेन करना। इसका मतलब हो गया भाई सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। maintains salt water balance, कि कितना सॉल्ट होगा कितना वाटर होगा बॉडी के अंदर, मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी। इन द बॉडी, ठीक है दोस्तों।
सर मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब? मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब होता है कि वैसा सेल जो कि कंटिन्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब जो बहुत तेजी से डिवाइड ही कर रहा है, उन्हीं को मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इनको ही हम कहते हैं। चलिए लिखिए, तो 2 मिनट दे रहे, सारे लोग लिखिए। बिल्कुल, डंपिंग ऑफ वेस्ट तो होगा ही। यस, दृष्टि सेल सैप का मतलब होता है वही वाटरी सॉल्यूशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल हम लोग प्लांट सेल में पढ़ेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम जो शूट टिप पे पाया जाता है या रूट टिप पे पाया जाता है। हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, इसके बाद से हम लोगों को एक ऑर्गेनेल पढ़ना है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी और ईआर से, गोल्जी बॉडी से निकलता है एक तरीके से। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल मतलब इसमें 2 दीवार होती है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है। इसके अंदर 2 दीवार है, एक आउटर वाला होता है, दूसरा इनर वाला होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिनका नाम बेंडा था। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अगर इसके शेप की हम बात करें तो इसका शेप जो है वो सॉसेज जैसा दिखता है। सॉसेज जानते हैं? नो सर। नहीं जानते। हॉट डॉग जानते हैं? यस सर। ये तो ओवल दिख रहा है।
हाँ ओवल दिख रहा है सर। फिंगर टाइप का होता है, मतलब उंगली टाइप। जैसे हॉट डॉग में ऐसा रहता है ना, देखोगे तुम, ऐसा रहता है। यस सर। एक्चुअली हम लोग तो हॉट डॉग खाते ही नहीं है। एक्चुअली ये जो हॉट डॉग में ये जो सॉसेज है ना, वो पोर्क मीट होता है। पोर्क मीट, पोर्क हम लोग पिग के मीट को कहते हैं। तो बाहर इसको बहुत खाया जाता है, मेनली ये अमेरिकन फूड है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इनमें दो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर भी इनर मेम्ब्रेन होता है जो अंदर के साइड इन फोल्डिंग्स बनाता है, ऐसे फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स का फॉर्मेशन करता है। एंड ये इन फोल्डिंग्स को हम एक को क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टा। एंड एक से ज्यादा होता है तो उसको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रिस्टा। प्लूरल जो होता है इसका, प्लूरल फॉर्म, वो क्रिस्टी होता है। एक से ज्यादा क्रिस्टा रहेगा तो उसको फिर क्रिस्टी हम लोग बोलते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर बनाना है, पहले बना लेते, देख लीजिए क्या क्या चीजें। इसके अंदर जो हम कह सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है इसके अंदर भी, एंड उस जेली लाइक सब्सटेंस को इसका मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, यहाँ पे भी भरा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर भी, एंड इसको भी हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स वर्ड होता ही है जेली लाइक सब्सटेंस के लिए। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है, जेली लाइक कंपोनेंट भरा हुआ होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट में अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ये मैट्रिक्स ही हो गया। यहाँ पे ये कंपार्टमेंट हमारा मैट्रिक्स है, जेली लाइक सब्सटेंस। इस मैट्रिक्स के अंदर देखो, नॉर्मली जितने भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उसमें अपना कोई क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें एक अपना क्रोमोसोम होता है। सर क्रिस्टा और मैट्रिक्स में क्या अंतर है? क्रिस्टा और मैट्रिक्स में अंतर, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, जो अंदर की तरफ ये निकले हुए हैं, ये है क्रिस्टा। और ये जो पूरा भरा हुआ है ये स्पेस जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये है इसका अपना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा होता है, तब बनता है क्रोमोसोम। हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो देखेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब चीजें। इसके अंदर डीएनए के साथ साथ, या हम कह सकते हैं प्रोटीन के साथ साथ, अपना ही आरएनए भी प्रेजेंट होता है। एंड इनमें क्या है? इनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि हम कह सकते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं, जो कि रफ ईआर पे पाए जाते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम का जो साइज होता है ना, देखो राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक जैसा होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक जैसा होता है, मतलब 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम हो गया हम लोगों का।
तो ये सारे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। एंड इसके क्रिस्टा पे एक पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है, ऐसा जैसा, जिसमें कि हम कह सकते हैं मेनली एटीपी का सिंथेसिस होता है। इन पार्टिकल्स को ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ऑक्सीजोम्स पूरे क्रिस्टा पे पाया जाता है अंदर के साइड। एंड इसके अंदर और भी पार्टिकल पाए जाते हैं, और भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं एक कंपाउंड होता है जिसको एडीपी कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी इसको बोलते हैं एडिनोसिन। एक कंपाउंड है, बताएंगे उसका फंक्शन क्या है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। दूसरा वाला हो गया, यहाँ पे हमको एक और कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है, इस कंपाउंड को हम फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट मतलब एडीपी अलग है, फॉस्फेट अलग है, दोनों मिलके ही एटीपी बनाता है, ठीक है। दोनों मिलके ही एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी एनर्जी करेंसी होता है। यस, ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी क्रिस्टा। बनाइए तो इसको। सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या चीज? एनटीपी का फुल फॉर्म? एनडीपी। यस सर। एनएडीपी होगा। ये ना बोल रहे हैं, एनएडीपीएच बोल रहे होंगे। एटीपी और एनएडीपीएच फोटोसिंथेसिस में देखे होंगे। सर अभी आप ऑक्सीजोम्स के बारे में बोल रहे थे तो आपने एनटीपी बोला था। एनडीपी नहीं, एडीपी बोले, एडीपी। ये ओके सर। सर डन। सर डन। एक मिनट, एक क्वेश्चन हो गया। अक्षरा, it was discovered by Benda in 1857. Sir, done. Done, sir. अब देखिए, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। Done, sir. हाँ बिल्कुल डन सर। ठीक है। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, इसके पास अपना हैव इट्स ओन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ज्यादातर ऑर्गेनेल देखो एक जनरली तो हम ये मानते हैं ना कि जो भी सेल के अंदर चीजें हो रही हैं उसको सेल का जो ब्रेन है यानी कि जो न्यूक्लियस है वही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो इसके फंक्शन को कंट्रोल ज्यादातर नहीं करता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, अपना ही दिमाग है, अपना डीएनए, आरएनए, अपना प्रोटीन है। तो ये मोस्टली जो फंक्शंस इसके अंदर हो रहे होते हैं वो ये खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से इसको हम लोग ऑटोनोमस, लेकिन ऑटोनोमस मतलब होता है जो अपना कंट्रोल खुद ही करे, लेकिन ये टोटल अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए इसके लिए वर्ड सेमी ऑटोनोमस लगाते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूं पावर हाउस क्यों करते हैं हम लोग। तो इट कंट्रोल्स most of its functions without the control of nucleus.
control of nucleus, so it is known as semi-autonomous organelle. It is known as semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle. ठीक है, इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हम लोग कहते हैं. Sir, size of mitochondria is साइज जो जनरली होता है ये छोटा साइज होता है. बैक्टीरियल साइज का ही होता है, 5 to 10 माइक्रोन होता है. नॉर्मली हम लोग 2 से 4 माइक्रोन के बीच ही इसका साइज होता है. डन सर. सर डन. डन सर. हो गया. डन सर. डन सर. देखो, अगर मैं इसके मेन फंक्शन की बात करूं तो एक्चुअली इसका मेन फंक्शन होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है. ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है हम कह सकते हैं इन इट एरोबिक रेस्पिरेशन अकर. एरोबिक रेस्पिरेशन अकर. अब ध्यान से सुनना ये चीज. मान लो कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते हैं, सेल में खाना पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचा. जब वो खाना टूटेगा तो बॉन्ड्स में एनर्जी होता है, जैसे जो भी आपस में बॉन्डिंग होता है खाने के बीच में, वो जब टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है. तो ये एनर्जी क्या है भाई? ये एनर्जी जो है अगर ऐसे ही छूट जाएगा तो ऐसे ही हीट के फॉर्म में निकल के खत्म हो जाएगा. तो उसको फिर दूसरे बॉन्ड के रूप में हम लोग स्टोर करते हैं कि दूसरा कंपाउंड उससे बना लेंगे. एंड वैसा कंपाउंड बनाएंगे जो कि जब जब हमको जरूरत पड़ेगा वो कंपाउंड तुरंत टूट के हमको एनर्जी वापस दे देगा. नहीं तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा. जैसे कि मान लो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, आपके पास पैसा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, तो आप पैसे को स्टोर कहाँ करते हो? बैंक में करते हो. अगर ऐसे ही रहेगा तो आप ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि ऐसे ही हाथ में कैश रखने पे क्या होता है, इररिलेवेंट खर्च होकर खत्म हो जाएगा. लेकिन आप उसको स्टोर कर दोगे तो जरूरत पड़ने पे आप अपने पैसे को निकाल के उसको यूज कर सकते हो. वही चीज है यहाँ पे. एनर्जी ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा. तो जरूरत पड़ने पे एनर्जी नहीं मिलेगा. तो बॉडी क्या करता है? कुछ ऐसे कंपाउंड्स का सिंथेसिस करता है जिसके अंदर वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है. एंड जिसको एज अ करेंसी वो बन जाता है हर जगह. जब उसको मान लो हर काम के लिए चाहिए, तो जैसे हर काम, किसी भी काम के लिए आपके पास पैसा है तो उसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है, हर काम के लिए कर सकते हो, कुछ भी इससे खरीद सकते हो. तो इसीलिए जो एटीपी होता है उसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि कोई भी काम में जो एनर्जी लगता है सेल के अंदर, वही एटीपी क्या होता है? टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है. एंड उस एनर्जी से यूज करके हम लोग वो कोई भी काम कर सकते हैं. तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन एंड स्टोरेज दोनों करता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं एंड एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. तो in it aerobic respiration occurs and the released energy
from the food, the released energy from the food is stored in the form of a compound known as इसको हम लोग ATP कहते हैं, ठीक है। एंड ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं हम लोग। एंड अब देखिए एटीपी एनर्जी करेंसी हो गया, एंड इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि ये भाई एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है एंड उसको स्टोर भी करता है, सिंस इट प्रोड्यूसेस and stores energy, it is called as powerhouse of the cell, powerhouse of the cell, powerhouse of the cell, it is called powerhouse of the cell। yes, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। लिखिए तो यही हमको इतना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ना है। सर डन। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों का खत्म हो गया। सर डन। ओके सर हमारा एनर्जी एटीपी की ही क्या बोल रहे हैं? सर एटीपी के फॉर्म में रहता है हम लोग का एनर्जी। हाँ, एटीपी के ही फॉर्म में स्टोर रहता है। जब मान लो फिर टूटना रहेगा ना, फिर मतलब एनर्जी हमको तुरंत चाहिए, सेल को चाहिए होगा, तो एटीपी टूटेगा। एडीपी याद करो फिगर में बनाए थे, एडीपी और फॉस्फेट अलग बनाए थे, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा और फॉस्फेट अलग होगा, तो उसके बीच का बॉन्ड में एनर्जी था वही रिलीज होता है। डन सर। डन सर। और एटीपी दोनों अलग हो गया। हाँ, एटीपी का टूटा हुआ पार्ट है एडीपी। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं एटीपी को, तो ये एटीपी जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा तो वो एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाएगा। ये फॉस्फेट पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, एंड इसी से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ये टूटने से एनर्जी रिलीज होगा। हाँ देखो, ये क्वेश्चन बड़ा आता है से एग्जामिनेशन में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एटीपी प्रोड्यूस भी करता है और उसको स्टोर भी करता है, इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं। डन सर। डन सर। डन सर।
हाँ बोलिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि वो अपना ओन प्रोटीन्स बनाता है। यस, अपना प्रोटीन खुद बनाता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है। अक्षर, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इससे पहले तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले क्लास में गोल्जी अपरेटस तक, आज के क्लास का नहीं बोल रहे, इससे पहले जो गोल्जी अपरेटस तक का पार्ट है वहां से क्वेश्चन इस सेल का, इस चैप्टर से रहेगा आपका। ठीक है, टेस्ट में मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हुआ था वहां तक, स्टार्टिंग से वहां तक उतने पोर्शन से आपके क्वेश्चन रहेंगे। सर ऑब्जेक्टिव ना? हाँ बोलिए। सर ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, यस ऑब्जेक्टिव होगा। ओके। सर इसके पिछले क्लास में जितना पढ़ाया था उतना आएगा टेस्ट में? उतना तक पे आएगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके पिछले क्लास तक में। ओके सर। डिक्टायोसोम्स हम लोग प्लांट लाइसोसोम को बोलते हैं, प्लांट गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है ये है प्लास्टिड्स। Plastids only found in plant cell, only found in plant cell. सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एंड ये प्लास्टिड कलर कौन सा, इसमें कलरिंग कंपाउंड या कलरिंग कंपोनेंट कौन कौन सा पाया जाता है या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसके आधार पे 3 तरीके का होता है। हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, पिगमेंट प्रेजेंट। ये जो प्लास्टिड है ये एक्चुअली 3 तरीके का है। कौन कौन सा देखते हैं? ठीक है, पहला जो टाइप है इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, नाम से ही क्लियर है, क्लोर का मतलब ना ग्रीन होता है, क्लोर का मतलब ग्रीन होता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं हम लोग। ग्रीन कलर का होता है गैस, एक तरीके से क्लोरीन वर्ड से लिया गया क्लोरो, जो कि ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हम लोग ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड को, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। इसका मेन काम क्या होगा भाई ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड का? जाहिर सी बात है, ग्रीन है, आप जानते हो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दूसरा वाला हो गया हमारा, इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो, क्रोमो मतलब कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा वाला हमारा हो गया क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ? कलरफुल प्लास्टिक, कलर्ड होगा लेकिन अदर देन ग्रीन होगा, कलरफुल लेकिन अदर देन ग्रीन। कलरफुल होगा लेकिन अदर देन ग्रीन होगा। सर मींस एक्सेप्ट ग्रीन। हाँ, एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो जो फ्लावर पेटल्स रेड, ऑरेंज, येलो दिखता है हमको, फ्रूट का कलर, वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हम कह सकते हैं प्रोवाइड कलरेशन टू
प्रोवाइड coloration to flower, fruits, ठीक है। कुछ लीफ भी होते हैं, जैसे सो प्लांट वाला लीफ जो होता है उसको भी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट जो हो गया हमारा, उसको हम, क्योंकि कोई कलर नहीं होता है तो कलर लेस यानी कि व्हाइट कलर को ल्यूको वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट। सर 2 के बाद क्या लिखे हैं? 2 फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ। तो सर एक प्लास्टिड में तीनों रहते हैं, तीनों पिगमेंट रहते हैं। किस प्लास्टिड में? सर एक प्लास्टिड में सर तीनों पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। नहीं, प्लास्टिड बहुत तरह का हो गया है। एक वैसा प्लास्टिड है जो हरा कलर का है, एक वैसा है जो कि अदर देन हरा है, एंड एक वैसा प्लास्टिड है जिसमें कोई कलर नहीं है, वो व्हाइट प्लास्टिड है। टाइप ऑफ प्लास्टिड पढ़ रहे हैं हम लोग। सर प्लांट सेल में सर यहाँ पे एग्जाम्पल में फ्रूट लिखा हुआ है, तो सर फ्रूट तो सर पहले तो मोस्टली सारे फ्रूट ग्रीन ही होते हैं ना, उसके बाद वो दूसरे कलर में आते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि ग्रीनी जब होता है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फिर क्लोरोक्रोमो में चेंज हो गया। तो मतलब ये चेंज हो जाता है सर हाँ, एक दूसरे में ऑटोमेटिकली? चेंज हो सकता है। व्हाइट कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। इसका काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, देखो इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, जाहिर सी बात है, ये क्या कर रहा है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। अब कौन सा फूड ये स्टोर करता है, इस पे इसका टाइप है। जैसे कि ये 3 तरीके का है। ठीक है, ये 3 तरीके का देखने को हमको मिलता है। कौन कौन सा भाई? तो एक ऐसा प्लास्टिड होता है जो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट, जो कि हम कह सकते हैं स्टार्च को स्टोर करता है एज अ फूड, तो उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एक प्रोटीन को स्टोर करता है, उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। और एक हम कह सकते हैं फैट को स्टोर करता है, इसको इलायोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लास्टिड 3 तरीके का, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। फिर ल्यूको 3 तरीके का, एमाइलो, एल्यूरो और इलायो। ठीक है, एक एक करके। ये क्या स्टोर कर रहा है? स्टोर्स स्टार्च। एल्यूरो क्या स्टोर कर रहा है? स्टोर्स प्रोटीन। और इलायो क्या स्टोर कर रहा है? फैट, स्टोर्स फैट। फैट। तो ये 3 तरीके का हमको प्लास्टिड हो गया। यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके का है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। सर ये भी अलग अलग प्रेजेंट रहता होगा, एक ही में नहीं रहता होगा? नहीं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एमाइलोप्लास्ट स्टार्च जो है, जैसे स्टार्ची फ्रूट, जैसे राइस हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया भाई, पोटैटो हो गया, उनमें पाया जाता है। एल्यूरोप्लास्ट जिस फूड आइटम में प्रोटीन स्टोर होता है, जैसे आपको फूड आइटम पल्सेस हो गया, उसमें प्रोटीन होता है। फैट सीड ऑयल्स हो गया, ऑयल सीड्स जो होते हैं जैसे मस्टर्ड हो गया, उसमें इलायोप्लास्ट पाया जाएगा। डन सर। हो गया? डन तो सर। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। इसके बाद से प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को देखना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहीं पे एंड कर रहे हैं। जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं है तो लीव कर सकता है, और जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। सर ये फंक्शंस क्या है तीनों प्लास्टिड्स के? बिल्कुल लिविंग है, ये सारे के सारे क्या है? लिविंग है। ऑर्गेनली ना पढ़ रहे, लिविंग होगा। सर माइटोकॉन्ड्रिया को कौन डिस्कवर किया था? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कौन डिस्कवर किया था?
उसमें बहुत सारा नाम है, जैसे उसको डिस्कवर कॉलिकर ने किया था, फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडर ने दिया था। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बेंडर ने डिस्कवर किया था, कुछ मानते हैं कॉलिकर ने किया था। ओके सर, थैंक यू सर। सर 28 को जो सर लेक्चर हुआ था उसका सर लास्ट पॉइंट आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा ना पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि वो छूट गया। एक मिनट, क्या थे सर 28 को जो लेक्चर हुआ था ना, उसका जो हम लोग लास्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बताए थे सर, वो पॉइंट छूट गया, तो सर वो पीडीएफ के थ्रू आप शेयर कर देंगे? हाँ, पीडीएफ इसका आपको शाम में 6 बजे के आसपास मिल जाएगा, ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। आप सीधे जो डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है ना नोट्स का पोर्शन, उसमें आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा सीधे। एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोर ऑफ सीड्स और रूट्स। हाँ, रूट्स में आपको ये स्वीट पोटैटो हो गया, सीड्स में आपको ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल, सीड में पीनट वगैरह हो गया, पल्सेस हो गया। प्लांट सेल ल्यूकोप्लास्ट विच ऑर्गेनल स्टोर्स फूड। ल्यूकोप्लास्ट को छोड़ के प्लांट में और भी ऑर्गेनल है जो कि स्टोर करते हैं फूड को। कुछ अमाउंट में वैक्यूल भी जो है वो फूड आइटम को स्टोर करते हैं अलॉन्ग विद वेस्ट मटेरियल। सर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, हाँ बोलिए सर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स वाला है उसमें नो आइटम्स दिखाता है। हाँ, तो नो आइटम्स दिख रहा है ना, तो आज से अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये 6 बजे सर एक पहले का भी होगा? पहले का भी मैं देखता हूँ, मैं डाल देता हूँ देख के, ठीक है? सर ल्यूकोप्लास्ट का एक पॉइंट है, दे आर फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल। तो अनएक्सपोज्ड सेल मींस अनएक्सपोज्ड मतलब जो बाहर नहीं रहता है, जो जनरली स्टोरेज ऑर्गन रहता है, जो जैसे अनएक्सपोज्ड मतलब कि जो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि रूट वगैरह में, स्टेम में, अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है उसमें। और एक क्लोरोप्लास्ट का पॉइंट है, लैमेली आर प्रेजेंट। लैमेली मींस अभी हम लोग प्लास्टिड तो पढ़ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे लैमेली। अभी प्लास्टिड पूरा नहीं हुआ है। ओके सर। लिखा तो है मैंने अपूर्वा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन दोनों का कलरेशन प्रोवाइड करना है। एक का जो है वो ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज प्रोवाइड करना है। चलिए, तो इसी के साथ एंड कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए। एक बार क्रोमोप्लास्ट बता दीजिए ना। क्रोमोप्लास्ट हम लोग कहते हैं कि जो कलरेशन प्रोवाइड करता है अदर देन ग्रीन, जैसे मान लो पत्ता है, जो पत्ता रेडनेस दिखता है, या फिर फूल जो है वो उसके फ्लावर पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। काम क्या होता है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम होता है, पॉलिनेटर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्रूट्स हो गया, जैसे मैंगो देख लो, कच्चा आम है तो हरा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होके वो क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट में हो गया। पहले हरा से धीरे धीरे क्या होगा, ऑरेंज होगा, फिर एकदम भी पीला हो जाएगा। ओके सर। सर मुझे लगता है कि ल्यूकोप्लास्ट मतलब वो जो कलरलेस होता है, व्हाइट नहीं होता। हाँ, व्हाइट होता है। देखो उसमें कोई पिगमेंट तो है नहीं, कोई कलरेशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उसमें जो स्पेस होता है इट इज ऑक्यूपाइड बाय फूड ग्रेन्यूल्स। उसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स। प्लांट सर में ल्यूकोप्लास्ट होता है पूर्वा। हाँ बोलिए। सर ल्यूकोप्लास्ट सिलिंड्रिकल और राउंडेड से भी होता है ओनली? ल्यूकोप्लास्ट हाँ, वैरायटी ऑफ शेप्स का पाया जा सकता है। नॉर्मली स्फेरिकल और राउंडेड ही शेप का पाया जाता है, बिकॉज उस पे ज्यादा खाना आता है। सर प्लीज एक्सप्लेन ऑक्सीजोन्स अगेन। मैंने बोला पूर्वा कि यस, प्लास्टिड जो है वो तीनों ही तरह का प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट ही में प्रेजेंट होता है, एनिमल में पाया भी नहीं जाता है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा।